बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ होंगे किरण जादव.com के सीईओ आशीष केलकर जी। साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम मेरा साथ देगी। कुशल बताएंगे आज के बाजार का हाल। ब्रजेश से जानेंगे 28 दिसंबर को होने वाली सेबी बोर्ड की बैठक का एजेंडा। जील सोनी के मेगा मर्जर की मंजूरी की पूरी जानकारी देंगे वरुण। और ग्रेफाइट की सप्लाई पर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशीष। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में किस प्रकार का कारोबार देखने को मिला। तो मार्केट में लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हमने दमदार तेजी देखी। क्लोजिंग भी ऊपर हरे निशान पे हुई है। निफ्टी की बात करें, तकरीबन 185 अंकों की बढ़त हासिल कर ये 16,955 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स पर नजर डालें, 611 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली क्लोजिंग के समय, और इसकी भी क्लोजिंग आज हमने देखा है 57,000 के काफी करीब हुई है। सिर्फ यही दो इंडाइसेस नहीं, निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 421 अंकों की जबरदस्त तेजी दिखी। 35,000 के पार ये बंद होने में कामयाब रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स भी 1.5% की बढ़त बनाकर बंद होने में कामयाब रहा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं था। 2% की स्ट्रेंथ क्लोजिंग के समय यहां भी देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। सबसे पहले बात एफआईआईज की, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। इन्होंने कैश मार्केट में 827 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। लेकिन जब डीआईआईज पर नजर डालें, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इनकी तरफ से 1593 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है। चलिए अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं आज की तेजी में कितना दम है। लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में आज मजबूती का सेशन रहा और आज की मजबूती कल के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी कई मायनों में। पहली चीज़ तो ये कि दिन भर बाजारों में उतार चढ़ाव थोड़ा कम हुआ। दूसरा, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे और दो बड़े अहम लेवल के नज़दीक बाजार बंद होते दिखे। निफ्टी पर 17,000 से थोड़ा सा नीचे 16,960-65 के आसपास, और बैंक निफ्टी पर 35,000 से हल्के से ऊपर दो बड़े साइकोलॉजिकल लेवल उनके आसपास बंद होने में कामयाबी मिली। और दोनों ही इंडेक्स दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी थी, चौतरफा रैली थी, लगभग सारे सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। तो इससे बढ़िया ट्रेडिंग सेशन की आप उम्मीद कर नहीं सकते, खासतौर से जिस तरह से पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन बड़ी मुश्किल भरे रहे, उसके मुकाबले में आज काफ़ी रिलीफ मिली। क्यों मिली? दो बड़ी वजह थी। पहली, बाहर के बाजारों से। अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई कल, और न सिर्फ डाउ, नैस्डैक, बल्कि एस&पी और एसएल 2000, यानी कि चौतरफा तेजी का माहौल अमेरिकी बाजारों में कल रहा और दमदार, वो भी उसका फायदा मिला। दूसरा, बड़े लंबे समय बाद वायदा कारोबार में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े खरीदारी में बदलते हुए दिखे। भले पहला दिन हो, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने दमदार शॉर्ट कवरिंग की और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी की, और इंडेक्स फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की, इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की। और स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी की वो कैश मार्केट में एफआईआईज ने बेचा जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। दूसरा, बेचने की जो क्वांटिटी है वो भी पहले के मुकाबले में काफ़ी कम होती दिखी। तो एफआईआईज ने जब बेचने से हाथ रोका हो और थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की हो और उसके साथ ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो, तो फिर आपको वो सब कुछ दिखता है जो आपने आज देखा। और इन्हीं दो फैक्टर्स के दम पर जो ओवरसोल्ड मार्केट थे, अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हुए थे, वो मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। और दिन के दौरान थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, बहुत हल्के फुल्के, इसके साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने में रहे कामयाब। चलिए अनिल जी से तो हमने ये जाना कि क्या कारण रहा आज की तेजी का जो कंटिन्यूस स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला ये हम जानेंगे। और ये बताने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब कुशल, जरा बताइए कि आज किन सेक्टर्स, इंडाइसेस के दम पर इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिली।
जी, तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजारों में आज शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई, जहां पर निफ्टी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। करीब 180-190 अंकों की तेजी यहां पर आती हुई नजर आई, जिसमें निफ्टी अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा चढ़ने वाले जो शेयर्स थे उसमें हिंडाल्को करीब 4% चढ़ता हुआ नजर आया, फॉलोड बाई टाटा मोटर्स, दिविज लैब, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी 3% से ज्यादा के गेंस पर आपको क्लोजिंग होती हुई दिखी। गिरावट के शेयर्स में पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, विप्रो जैसे स्टॉक शामिल थे, जहां पर 1% से लेकर 2.5% तक की गिरावट आपको इन सब स्टॉक्स में आती हुई दिखी। टॉप गेनर्स में केपरी ग्लोबल, सेंचुरी टेक्सटाइल, मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स शामिल थे, यहां पर शानदार तेजी बनती हुई दिखी। पर गिरावट के जो शेयर्स थे उसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, पावर ग्रिड, प्राज इंडस्ट्रीज, अंबर एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक शामिल रहे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो रियल्टी स्पेस सबसे ज्यादा आज गेन करता हुआ नजर आया। ये तमाम स्टॉक्स में शानदार तेजी आपको देखने को मिली, फॉलोड बाई फार्मा स्पेस, जहां पर ग्रेन्यूल्स इंडिया, एलेंबिक फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के साथ जो है कारोबार की क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही थी। ऑटो एंसिलरी स्पेस भी पीछे नहीं थे और दमदार तेजी इनफैक्ट यहां पर सुबह के सत्र से ही आपको आती हुई नजर आई, जिसमें मिंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन सूमी जैसे स्टॉक्स तो 5 से 7% तक के गेन्स दिखाते हुए नजर आ रहे थे। मेटल स्पेस भी पीछे नहीं थे, तो हिंडाल्को तो डेफिनेटली चला ही। उसके बाद आप देखिए कल के सत्र में भी नाल्को में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग हुई, करीब 5-5.5% की, और आज भी यहां पर आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में 2 से 2.5% तक का उछाल देखने को मिला। और अंत में आप जी के हिट कॉल्स की भी बात करेंगे तो अरबिंदो फार्मा, मोदी जी ने आपको रेकमेंड किया था, डॉक्टर रेड्डीज लैब शुभम जी की तरफ से आती हुई दिखी थी, और एमसीएक्स में बड़ा उछाल आता हुआ जो आइडेंटिफाई किया वो जय की सटीक रणनीति आती हुई नजर आ रही थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है काफी डेफिनेटली बढ़िया पॉजिटिविटी के साथ जो है क्लोज होते हुए नजर आए, और आज जो है काफी अच्छा एक्शन निफ्टी में आता हुआ नजर आया। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया वो पूरी डिटेल रखने के लिए। तो हमने ये तो समझ लिया कि किन कारणों से तेजी आई और कहां कहां एक्शन था। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी। आशीष जी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। आशीष जी, स्ट्रेंथ तो देखने को मिली है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि कल भी क्या ये कन्विक्शन, ये मजबूती बरकरार रहेगी? इफ यस, साथ में आप ये भी बता दीजिए कि आपके इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स कहां पर होंगी? वेरी गुड इवनिंग नेहा जी। डेफिनेटली जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं और अनिल जी ने और बाकी हमारे सहयोगियों ने जो बताया है, स्ट्रेंथ तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बनाए रखने की मेरी सलाह होगी, लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो मैं मानता हूं कि थोड़ा रुकना चाहिए। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन में 17,000 के ऊपर बने रहते, टिकते हैं, तो मैं मानता हूं कि वापस एक बार 17,170 और 17,240 के लेवल्स को निफ्टी को हम टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। तो जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है उनको बने रखने की सलाह होगी, और फ्रेश पोजीशन अगर किसी को लेनी है तो 17,000 के ऊपर ही लेने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि अभी भी जो गैप है हम गैप के थोड़ा सा नीचे हम अभी यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं डेरिवेटिव डेटा भी देखता हूँ तो डेरिवेटिव डेटा भी मुझे यही सजेस्ट कर रहा है कि 17,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो अच्छा खासा रैली शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आ सकता है और फ्रेश डिमांड भी जनरेट होगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है चार्ट के ऊपर, वो करीबन स्पॉट लेवल की बात करूंगा तो 35,250, 35,250 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा खासा रैली हम बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको बनाए रखने की मेरी बैंक निफ्टी में सलाह होगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पूछना चाहते हो, मेरा पसंदीदा स्टॉक आज जो रहेगा, जो कल के लिए भी मैं कंटिन्यू करूंगा, वो रहेगा ऑरो फार्मा। जिस तरह से ऑरो फार्मा में चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए हम देख रहे हैं, मैं मानता हूं कल भी इसमें तेजी कंटिन्यू रहने की संभावना है। आज करीबन 718-720 के आसपास इसका क्लोजिंग बेसिस पर ये ट्रेड हुआ है। मैं फ्यूचर में ट्रेड करने की सलाह दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 713 रुपए का, बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 740 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 745 का। तो औरोबिंदो में कल के इंट्राडे के लिए ट्रेड करने की मेरी सलाह होगी नेहा जी। ओके, और पोजिशनल कॉल भी आप अभी साझा करेंगे? पोजिशनल कॉल भी मैं अभी साझा करना चाहूंगा, और पोजिशनल के लिए मेरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा LTTS। LTTS के जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने थे, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन इस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन मिला था और उसकी वजह से शॉर्ट पोजीशन जनरेट हुई थी। लेकिन पिछले 2 सेशन में इसमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से सारे बेयर्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो इसका मतलब और ये स्टॉक ऊपर भागने की संभावना है। मेरा पोजिशनल के लिए अगर टारगेट देखता हूं, अभी आज का क्लोज करीबन 5,330 के आसपास का है।
मेरा पहला लक्ष्य 5,600 रुपए का निकल के आ रहा है, जो कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते में हासिल होने की संभावना बहुत दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। पहला लक्ष्य 5,600 का, दूसरा लक्ष्य 5,800 का रहेगा और इस ट्रेड के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5,260 रुपए का। ओके, तो ऑरबिंदो फार्मा इंट्राडे के लिहाज से ऑरबिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में खरीद की रिकमेंडेशन है 740 से 45 का टारगेट, और 1 से 2 हफ्ते के लिहाज से, 1.5 हफ्ते के लिहाज से LTTS पोजिशनल कॉल है 5600 एंड इवेंचुअली 5800 के टारगेट के लिए। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कल आपको कैसी तैयारी करनी है, लेकिन बहुत सारी खबरें हैं, उनका अब हम रुख करते हैं। सेबी बोर्ड की महीने के आखिर में बैठक होने वाली है, तो क्या पॉइंट्स हैं, क्या एजेंडा है इस बैठक का, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, जरा बताइए कि क्या क्या होने वाला है सेबी की इस बैठक में। सेबी बोर्ड की 28 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो IPO मार्केट के रिफॉर्म को लेकर के है। जी बिजनेस ने मामला काफ़ी उठाया था कि जो कई सारी कंपनियों के इशू हैं उनका प्राइस बैंड के बीच में बहुत ही कम अंतर था, तो सेबी इसके लिए ये कर सकती है कि प्राइस बैंड में कम से कम 5% के अंतर का नियम ला सकती है। इसके अलावा जो छोटे HNIs हैं, जो कई बार इशूज़ में उनको उतनी पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, लोकेशन नहीं मिल पाता, उनके लिए पॉसिबल है कि एक कोटा तय कर दे और ताकि उनके लिए उतना हिस्सा कम से कम एक रिजर्व हो जाए। तो एक ये अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो नए ज़माने की कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में जहां प्रमोटर की पहचान करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रमोटर्स वहाँ पर जुड़ते जाते हैं, बड़े निवेशक जुड़ते जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों में जो OFS यानी ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो लोग अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, जो निवेशक, उनके लिए हिस्सा बेचने की कोई एक सीमा तय की जा सकती है, ताकि अचानक से जो है सारे लोग जो है हिस्सा बेचकर ना निकलने लगें, ताकि और कंपनी की स्टेबिलिटी को लेकर के कोई खतरा नहीं पैदा हो जाए। ऐसे इश्यूज़ में ही, ऐसी कंपनियों के मामलों में ही जो एंकर इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी जो मौजूदा 30 दिन का लॉक इन उसे बढ़ा करके 90 दिन का लॉक इन तय किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल इशू से जुड़े नियमों में बदलाव पर सेबी बोर्ड फैसला ले सकता है। इसमें हमने देखा था कि PNB हाउसिंग फाइनेंस केस के बाद जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसकी अहमियत को लेकर सवाल उठे थे, तो यहाँ पर जो है वो सफाई लाई जा सकती है। साथ ही जो प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग का नियम है उसको भी बदला जा सकता है। प्रेफरेंशियल इशू की प्राइसिंग के नियम को, जो मौजूदा नियम है 26 हफ्ते या 2 हफ्ते के एवरेज में से जो ज़्यादा हो उसके बदले 60 दिन का या 10 दिन के औसत के आधार पर ये जो है इसकी प्राइसिंग तय की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे सभी मामलों में जहां पर 5% से ज़्यादा का स्टेक जा रहा हो या मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो, ऐसे मामलों में वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूरी की जा सकती है। साथ ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमेटी के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि ये बताएं कि ये जो एलोकेशन है वो किस तरह से निवेशकों के फ़ायदे में है। इसके अलावा जो सेटलमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बीच में जो टाइमलाइन होती है उस टाइमलाइन को भी घटाया जा सकता है, ताकि फास्टर पेस पर सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। साथ ही ब्रोकर के लिए जो पूंजी के नियम हैं, पूंजी की जो सीमा है नेटवर्थ की, उसको भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रजेश कुमार, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। और 28 तारीख को जो सेबी बोर्ड की बैठक होनी है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स डील पर पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए कि ये जो मेगा डील हुई है, ऐतिहासिक डील हुई है, इसका ब्रेकअप क्या है, इसकी पूरी गणित जरा हमारे दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, मीडिया जगत में अब तक की सबसे बड़ी डील का फाइनली ऐलान हो चुका है और इस डील के लिए सबके सब पिछले 3 महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सितंबर में नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया था और उसके बाद 90 दिनों का दिन था जब तक आपको डील के फाइनली जो टर्म्स है उसको पूरा करने थे। और फाइनली ये जो टर्म्स है उसको बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है और अपने आप में ये डील जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो सोनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस किए जाएंगे। पहले स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा, उसके बाद बोनस इशू लाया जाएगा, उसके बाद राइट इशू के जरिए सोनी में करीब 7,900 करोड़ के आसपास का इन्फ्यूजन किया जाएगा और इसमें SL मॉरिशस जो है वो भी करीब 1100
400 करोड़ के आसपास का इन्फ्यूजन करेगी। जो नॉन कम्पिटेंट फीस के तहत इस कंपनी को पैसे मिलेंगे, उसका फिर से पैसे का इस्तेमाल जो है वो 3.67 करोड़ शेयर जो है सोनी पिक्चर्स में उसको खरीदने के लिए एसएल मॉरिशस करेगी। और इसके बाद जो जी के शेयर होल्डर्स हैं उनको हर 100 शेयर्स के लिए जो मर्ज एंटिटी है उसके करीब 85 शेयर्स दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बांग्ला एंटरटेनमेंट ये भी एक कंपनी है जो कि इस पूरे डील का हिस्सा होगा और बांग्ला एंटरटेनमेंट के हर 10 शेयर के लिए जो नई होल्डिंग, जो नई कंपनी है उसके 133 शेयर्स दिए जाएंगे। और इस सारे ट्रांजैक्शन के चलते अगर आप देखेंगे तो नई जो एंटिटी होगी उसमें सोनी का करीब 50.86% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। एसएल ग्रुप की यानी कि जी की प्रमोटर्स की करीब 3.99% के आसपास की हिस्सेदारी होगी और कॉमन पब्लिक की करीब 45.15% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। सिर्फ यही नहीं, पुनीत गोयनका जी जो है वो अभी भी इस कंपनी के एमडी और सीईओ जो है वो बने रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो मीडिया इंडस्ट्री में, मीडिया जगत में डील सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इस विलय के बाद कंपनी का कुल मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे व्यूअरशिप के लिहाज से तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। 27-28% के आसपास का मार्केट शेयर होगा। सिर्फ यही नहीं, हिंदी जनरल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो 39% का व्यूअरशिप मार्केट शेयर होगा। हिंदी मूवी में तो 53% के आसपास का मार्केट शेयर जो है वो इस कंपनी का रहने वाला है और ओटीटी में करीब 13 से 15% के आसपास का मार्केट शेयर होगा। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट से कह रही है कि जो रेवेन्यू सिनर्जीज है वो करीब 6 से 10% के आसपास की रह सकती है। तो काफ़ी सारे सिनर्जेटिक बेनिफिट्स है और काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट है इस पूरे डील के चलते। और जाहिर सी बात है कि देश की सबसे बड़ी मीडिया डील जो है उसको फाइनली बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। तो अपने आप में आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। जाहिर तौर पर ऐतिहासिक दिन था और शुक्रिया वरुण आपका इस मेगा मर्जर की पूरी डिटेल, पूरा ब्रेकअप दर्शकों के सामने रखने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल वीकली वायदा की एक्सपायरी है, ऐसे में देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स बता रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, अमेरिकी बाजारों पर रहेगी नजर क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त बहुत सुस्त थे। डाउ फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और बाकी कोई खास संकेत ग्लोबल मार्केट से ऐसे नहीं है कि बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आज होती दिखे। फिर भी देखते हैं कैसा रहता है अमेरिका में कारोबार। और दूसरा फैक्टर है एफआईज की बिकवाली या खरीदारी का। कल हाथ रोका है। आज जिस तरह की स्क्रीन थी उसको देखकर तो यही लगता है कि आज भी एफआईज के आंकड़े थोड़ी वायदा कारोबार में खरीदारी के आने चाहिए, शॉर्ट कवरिंग के आने चाहिए। तो इन दोनों आंकड़ों के दम पर कल हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम 17,000 के पार निकलकर निफ्टी पर टिक पाएंगे यानी, और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर टिक पाएंगे यानी। लेकिन एक बात तय है, पिछले 2 दिनों में कल और आज में जो कुछ रिकवरी हुई है इससे ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। और कल के लिए तुरंत जो निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 16,775 से 16,825। ये 50 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 17,050 से लेकर 17,150 इस रेंज में निफ्टी जाने की कर सकता है कोशिश। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000 के आसपास बंद हुआ है। तो आज कल के लिए जो रेंज रहेगी आपके लिए वो होगी सपोर्ट के तौर पर 34,600 से 34,800 के बीच में सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 35,225 35,325 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा एक्शन रह सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एफआईज छुट्टियों के मूड में है और घरेलू फंड एक्टिव हैं। ट्रेडर्स फिर से बाजार में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स ने थोड़ा सपोर्ट दिया, एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली नहीं हुई तो फिर बाजार यहां से कल और एक अच्छा मजबूती भरा सेशन दिखा सकते हैं। चलिए, तो कल किन स्तरों पर हम वीकली एक्सपायरी होते हुए देखेंगे ये तो अनिल जी ने बता दिया। वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। चलिए, तो आज जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज है वो हमें मिली है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी की तरफ से और हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। तो L&T इन्फोटेक में 7,200 की कॉल एट द रेट ऑफ 131 खरीद की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 90 का लगाना है, टारगेट 200 रुपए का सुझाया L&T इन्फोटेक। एक स्टॉक जो 7126 पर बंद हुआ है और इसमें तगड़ा 150 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ हमने आज क्लोजिंग होते हुए देखी है। इसके अलावा उनकी जो दूसरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है वो मेटल जायंट हिंडाल्को में आ रही है। यहां पर 470 की कॉल एट द रेट ऑफ
4.5 4.5 पर निकल कर आई है। खरीद की रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स टारगेट 9 रुपए का है और स्टॉप लॉस यहां पर आपको 2 रुपए का लगाना है। हिंडाल्को 4% ऊपर आज 463 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। आशीष केलकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, जानते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक कहां से आ रही है। आशीष जी, ओवर टू यू। नेहा जी, लॉन्ग टर्म पिक डेफिनेटली मेरी टाटा पावर ही रहेगी। बहुत अच्छा उछाल इस स्टॉक में हमने देखा था, उसके बाद पिछले करीबन 2 से 2.5 महीने में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं ये एक्यूमुलेशन जोन है। ये स्टॉक अभी 220 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 220 से लेके 200 के बीच में बहुत ही बेहतरीन इसका एक्यूमुलेशन जोन बनता दिखाई दे रहा है। 200 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा, करीबन 195 का क्लोजिंग बेसिस पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक्यूमुलेट करता जाऊंगा। इस स्टॉक में एक्चुअल ब्रेकआउट जो आएगा उसके बाद ये स्टॉक जिस तरह से रैली देगा, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम समय में अच्छा मिलने की संभावना है। मैं मानता हूं जैसे ही ये स्टॉक करीबन 252 के ऊपर निकलेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा और मेरा पहला लक्ष्य 320 रुपए का होगा, जो अगले 6 से 8 महीने के अंदर ही आता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो मेरा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा टाटा पावर। 192 का स्टॉप लॉस, 195 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, 320 का मेरा लक्ष्य रहेगा अगले 6 से 8 महीने। चलिए, तो निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी निकल कर आई है। 6 से 8 महीने के कम अंतराल में ही आपको जबरदस्त मुनाफा कमा कर देगा टाटा पावर का स्टॉक। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कल की तैयारी करवाने के लिए, ऑफ कोर्स अपनी जो इंट्राडे पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म पिक्स है हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।